लोकतंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुता सामाजिक जीवन के मूल सिद्धांत होते हैं। ये कहना था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। दुनिया का एकमात्र राष्ट्र जिसने हर वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार दिया। जी हाँ, मतदान जो देश की चुनावी प्रणाली का आधार है और देश के मतदाता अपनी इसी अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार बनाते हैं। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला। लगता है ये भूमिका ठीक रहेगी। हाय द्रोण सर, आप यहाँ बैठे हैं और मैं आपको कहाँ नहीं ढूंढ के आई हूँ। अरे कुछ नहीं सुनिधि, बस तुम्हारा दिया हुआ काम ही तो कर रहा हूँ। यूं समझो लेक्चर तैयार है। बहुत बढ़िया, तो 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलते हैं। मैं बच्चों को वहीं भेजती हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। वो कुछ वीडियो क्लिपिंग्स लानी बाकी हैं। Hello students. Good afternoon, sir. God bless you all and good afternoon to you all too. Well students, on the request of your teacher Sunidhi ji, I have come here for guest lecture on upcoming elections in our country and I hope you all are well aware and ready to participate. Yes, sir. जी सर। Good, very good. Okay संयम, ये बताओ क्या जानते हो निर्वाचन के बारे में? क्या वाचन सर? नहीं बेटा, वाचन नहीं, निर्वाचन, चुनाव, मतदान, what you all call election. अच्छा ये बताओ, आगामी लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्या जानते हो तुम उसके बारे में? यही सर कि नेता लोग 5 वर्ष में एक बार आते हैं, हाथ जोड़कर अपने वादे करते हैं, आपका कीमती मत लेते हैं और अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और भारत विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करता है। द्रोण सर, आपकी अनुमति हो तो कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, क्यों नहीं। स्टूडेंट्स, आज का ये भाषण इसी तथ्य को उजागर करने का है कि जो विभिन्न भ्रांतियां हमारी समझ को नकारात्मक सोच से भ्रमित करती हैं, उनका खंडन किया जाए। क्यों सर, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही, यू आर राइट। हमारी संसदीय प्रणाली में सत्ता की ताकत को 2 भागों, केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया गया है, जिसके औपचारिक प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर होता है, जिसका चुनाव चुने हुए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य मिलकर करते हैं। बेशक प्रधानमंत्री हमारे यहाँ प्रधान नेता होता है, फिर भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने क्या कहा था, सुन लें। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट, 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को
काउंटिंग होगी। और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th April को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. Phase 1 में 102 constituencies, Phase 2 में 89, Phase 3 में 94, Phase 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। तो सुना है ना इंफॉर्मेटिव। 4 जून को रिजल्ट्स आने पर मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी भावी प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति निश्चित करेंगे। सर, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करते हैं? सभी राजनीतिक दल राष्ट्र निर्वाचन के बाद चयन करके प्रधानमंत्री को हमारा प्रमुख बनाते हैं, जो कि संसद के सदन में 545 सीटों की संख्या, जिसमें 530 सीधे राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 लोकसभा सदस्य हैं। भारतीय सरकार की कार्यकारिणी जो ऐसे प्रमुख का चयन करती है, उसके लिए उसे कम से कम 272 सीटें जीतनी चाहिए। यदि पार्टी 272 से अधिक सीटें जीतती है तो वो खुद अपनी सरकार बना सकती है, अन्यथा कम सीटें होने पर गठबंधन की सरकार पर निर्भर होना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, इस बार कौन कौन पहली बार अपने मत का अधिकार राष्ट्र निर्माण में देने वाला है? सर मैं भी सर। सर मैं। ओके। जम्मू व कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पांडुरंग के पोले, जिनकी उम्र 18 साल की अभी हुई है, वो काफ़ी चेयरफुल होंगे, काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे कि उनको राइट टू वोट मिल गया है और उनको इपिक भी मिला है। सिर्फ राइट टू वोट मिल गया या इपिक मिल गया, उससे पूरी कहानी ख़त्म नहीं होती है। हम जब तक उस राइट को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तब तक उस राइट का कोई मायना नहीं है। जो भी यूथ्स जो अभी 18 साल के 19 साल के हो गए फर्स्ट टाइमर वोटर्स है, उनको मेरी अपील है कि आपको देश भविष्य के रूप में जानते हैं, आपकी तरफ इस नज़र से देखते हैं कि आप देश का भविष्य है और देश का भविष्य डिसाइड करने की पावर आपके हाथ में अब आ गई है। और वही पावर है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, राइट टू वोट। डेफिनेटली आप अपने राइट टू वोट का इजहार करें, उसका इस्तेमाल करें और अपना फ्यूचर, देश का फ्यूचर बनाएं। हाँ, तुम्हें मालूम है कि निर्वाचन प्रक्रिया कैसे काम करती है? जी सर, कुछ पर अगर आप इस पर रोशनी डालें तो। ठीक है। मैडम सुनिधि, प्लीज आप जरा मेरे लिए लैपटॉप से स्मार्ट बोर्ड पर मेरी फाइल प्ले कर सकते हैं? ओके सर। So let us show you what is the magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, Americas, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations, and कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles, और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है।
16 presidential elections, 16 vice presidential elections, a truly gold standard. It's a gold standard in the entire election management. Wherever it takes, they will walk an extra mile so that voters don't have to mind. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सके। बहुत समय की बात है, कौटिल्य पारंपरिक रूप से, जिन्हें आप हम विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, चाणक्य नामक व्यक्ति के पुत्र थे, जिसके कारण वे चाणक्य भी कहलाए। वे अर्थशास्त्र के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने ग्रंथ में राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि का विवरण दिया। राष्ट्र निर्माण की ऐसी पोथी की संरचना कर डाली जो तकरीबन 323 ईस्वी पूर्व यानी 2000 वर्ष पहले लिखी गई थी, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था। इसके माध्यम से उन्होंने राज्य, सत्ता और सत्ता पर आसीन होने वाले व्यक्ति विशेष को किन किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्या क्या विशेष गुण उस नायक में होने चाहिए, उसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। उसके मुताबिक नेता वो है जो बिना भेदभाव किए, बिना रुके अपनी सोच और बुद्धिमत्ता की वृद्धि करता है। वो बहुत ही निष्काम भाव से प्रजा का सेवक और नेता बन दोनों ही रूपों में विद्यमान रहता है। आज हम जब भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो कथित रूप से हमारे समक्ष ऐसे नेताओं के चित्र सजीव हो जाते हैं जो नायक तो थे, पालनहार भी थे, मीरी पीरी के धारक भी थे, त्याग की मूर्ति भी थे। नए दौर के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, उन्होंने राष्ट्र अखंडता का वो उदाहरण प्रस्तुत किया जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है, जिनके दूरगामी प्रयासों से भारत आगे बढ़ रहा है। ये उन्हीं दिग्गजों की दूरंदेशी थी जिसकी वजह से भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिना किसी दबाव के स्वतंत्र कार्य करती रही है। बात निर्वाचन आयोग की करें तो भारत आज एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो कि भारत में संघ एवं राज्यों के निर्वाचन की प्रक्रियाओं का संचालन करता है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों को संचालित करता है। ये निकाय भारत के किसी भी राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करता है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रमोद जैन। हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि दुनिया ने सराहा है कि जिस तरह से हिंदुस्तान में इलेक्शन होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्शन का पर्व है, निर्वाचन का पर्व है, एक फेस्टिवल है, और इतना बड़ा फेस्टिवल दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता। जितनी हमारी जनसंख्या है, जितने हमारे वोटर्स हैं, जितने हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं और इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और खूब ज़बरदस्त प्रचार होता है, एक तरह से लगता है जैसे एक मेले का और एक समारोह का माहौल है। उस तरह से इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन कमीशन हर साल फ्लाइंग कलर्स से पास होता है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे श्री सुकुमार सेन। आज इस पद पर श्री राजीव कुमार पदासीन हैं। अब तक कुल 17 बार 1951-52 से लेकर 2019 में निर्वाचन हो चुके हैं। 18वीं बार 2024 में हम निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। राज्य विधानसभा के सदस्य सीधा सीधा उन उम्मीदवारों के मत से चुने जाते हैं जो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, जिन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहा जाता है। कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। ऐसे राज्यों के उच्च सदन, जिसे विधान परिषद कहते हैं, के सदस्यों को एमएलसी अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। एमएलए और एमएलसी दोनों ही राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। हमारे देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक है, जहां जनता जनार्दन है। ये कहा भी जाता है और माना भी जाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश की नीति निर्धारित करते हैं। केंद्र की तरह राज्यों में भी 2 सदन होते हैं।
विधानसभा में एमएलए तो विधान परिषद में एमएलसी बैठते हैं। पहले पेपर बैलेट या पर्ची मतदान हुआ करते थे, जो कि अधिक व्यय और जटिलता से भरपूर चुनौती वाला कार्य था। सन 1982 में पहली बार केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं जो जानकारी आपको चाहिए थी वो हम आपके साथ साझा कर पाए हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं आप? इस बार आप किस दल को प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं? सोनाली, तुम बताओ। मैडम, सब दलों के नेता तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। मुश्किल तो है, पर ये सोचना और सही चुनाव करना आपका दायित्व है। और तुम पर्व, तुम्हारा क्या मत है? हमारे यहाँ तो विभिन्न दलों में कांटे की टक्कर है, कोई किसी से कम नहीं लगता। वो सब तो ठीक है, पर आप सभी को एक चीज का खास ध्यान रखना है। वो क्या सर? यही कि सरकार कोई भी बनाए, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपना मत किसी के बहकावे में आकर ना दें। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी हैं, श्री सचिन कुमार वैश्य। मैं जनता के लिए यही कहता हूं कि ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र में चुनाव से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। जब आप चुनाव में अपने आप को शामिल नहीं करेंगे तो बाकी चीजों में शामिल करने का कोई आपको फायदा मिलेगा नहीं। इसलिए चुनाव में जरूर जाएं, आपको मत का अधिकार दिया गया है, उसका प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा 100% आप कोई भी, जो भी एलिजिबल वोटर है, कोई भी छूटने ना पाए, सभी लोग वोट डालने जरूर जाइए। तभी आप एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, सशक्त लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं अपने वोटिंग के द्वारा। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।